इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को बताया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। कहा राहुल गांधी से बड़ा जिद्दी नेता नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटोकॉल विवाद पर बोली बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड विधानसभा की महिला सदस्यों से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी महिला सदस्यों को किया सम्मानित। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई घटना पर बोले वीएचपी नेता विनोद बंसल। कहा एक जवान बेटे को पीट कर उतारा मौत के घाट। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा जिद्दी और कोई उछल धक्का विपक्ष का प्रोपेगेंडा नेता नहीं देखा है। ये देश संविधान से चलता है, उसमें आर्टिकल 94 कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस देंगे और उस पर चर्चा होगी। जब स्पीकर आ नहीं सकता तो उस पर फैसला कौन लेगा? आज मामला लिस्टेड है तो उस पर बिना चर्चा किए आप दूसरा स्थगन प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? ये किस संविधान में लिखा है? मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहां बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। आप ये बताओ टेक्निकल बात, ये देश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। हमेशा लहराते हो लाल किताब की बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें आर्टिकल 94, जो संविधान का आर्टिकल 94 है, वो ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं, स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, आप अलग रेजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? स्पीकर को आपने कुछ देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि यदि आपका स्पीकर बैठ नहीं रहा है, स्पीकर के खिलाफ खुद ही आज लिस्टेड है, रिजोल्यूशन लिस्टेड है कि उनको हटाने के लिए जो है मोशन आपने मूव किया है, उसी कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, तो उस पर बिना चर्चा किए हुए आप दूसरा एडजमेंट मोशन या रिजोल्यूशन कैसे मूव कर सकते हो? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? या आपने एक नया संविधान बना लिया है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस हुरमुट आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है, राहुल गांधी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो सीएजी के खिलाफ हो, चाहे दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ हो, सबके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ कुछ नहीं है, जनता तो कुछ है नहीं, सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है? एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है, न संविधान की न इसकी, 94 के रहते
आप उस रिजोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप किससे मांग रहे हो जजमेंट मोशन? आप किससे रिजोल्यूशन मांग रहे हो? आप किससे डिबेट मांग रहे हो? हु विल डिसाइड इन द पार्लियामेंट? स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नहीं? स्पीकर के अलावा भी डिसाइड करेंगे। तो जब स्पीकर है ही नहीं, आज उनका लिस्टेड है, उसके बाद कांग्रेस यदि बात करती है तो किरण रिजिजू जी ने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हाईजैक करने की कोशिश है सदन कर रही है। अब 20 दिन से स्पीकर साहब ही नहीं है, सदन का कामकाज तो ठप है ना। ये स्पीकर साहब ही तय करेंगे कि लोकसभा कैसे चलेगा। कोई पीठासीन पदाधिकारी की हैसियत नहीं, मतलब उसको कोई कानूनी ताकत ही नहीं है। एडजमेंट मोशन में लिखा है कंसेंट ऑफ द स्पीकर। कंसेंट ऑफ द स्पीकर तब होगा जब स्पीकर फ्री होंगे। स्पीकर को 20 दिन से आपने जो है, आप सरकार के खिलाफ नहीं लाए हो इम्पीचमेंट मोशन, या सरकार के खिलाफ जो है महाभियोग आपने नहीं लगाया है, आपने जो है स्पीकर के खिलाफ लगाया है। तो स्पीकर ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा? सदन नहीं चलेगा और 20 दिन से बंधक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटोकॉल विवाद पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान किया है वो केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत के 140 करोड़ नागरिक और भारत के संविधान का अपमान किया है। ममता बनर्जी तो हर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल को सार्वजनिक कर दिया, इसकी कोई क्षमा नहीं है। ममता बनर्जी जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को परसों जो अपमान किए हैं, वो भारत के 140 करोड़ नागरिक को अपमान किए हैं। हमारे जो भारत के संविधान है उनको अपमान किए हैं। और अपमान तो ठीक है, आप तो अपमान करते हैं ममता बनर्जी। कोई भी संवैधानिक चेयर हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विचारपति हो, आप अपमान करते हैं। लेकिन आप जिस तरह माननीय राष्ट्रपति के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उनको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक्सपोज कर दिए, इसका कोई क्षमा नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई हमला हो? आप तो देशद्रोही है। आप देशप्रेमी नहीं है ये हम लोग बोलते थे, लेकिन आप देशद्रोही है ये तो आज पता चला। और जो देशद्रोही का जो आईन है भारत में, वो आपके ऊपर क्यों नहीं लागू होगा? आप जनजाति, सावताल, आदिवासी का विरोधी है क्योंकि वो तो आपको वोट नहीं देता है। जो आपको वोट देगा आप उसके साथ है। आप मुसलमान हो, आपको वोट देता है, आप मुसलमान के साथ है। उसका कम्युनिटी का कोई उन्नयन तो आप किए नहीं। लेकिन ईद का प्लेटफॉर्म में, मंच में जाकर आप हिंदू धर्म गंदा धर्म आप बोलते हैं। तो आज सावताल जनजाति आपको जवाब देंगे। और आप जो अपमान किए हैं, आप अपना ही क्या हम बांग्ला के बेटी है ये आप बोल सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति भी बंगाल की बेटी है और इसका जवाब बंगाल के लोग ही आपको देंगे। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड विधानसभा की महिला सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी महिला सदस्यों को सम्मानित किया और राज्य के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इस दौरान विधानसभा की महिला सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी और राज्य में महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। देखिए, राज्य के अंदर, देश के अंदर कई इवेंट, कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। खेल होता है तो कहीं कुछ होता है, और क्रिकेट तो आप सबको पता है कि देश दुनिया में इसका कितना लोग प्रेमी है। और कल की जीत को लेकर के थोड़ी झलक मुझे भी देखने को मिला था। खुशी का बात सर, कर्नाटक अक्सर
आनंदा की सरकार ने सर सोशल मीडिया को बैन किया है बच्चों के 16 साल सर क्या राज्य सरकार मतलब सर आपकी भी इच्छा है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट से बच्चों को बचाया जाए सर कुछ इस पे कार्रवाई हो? अलग अलग तरीके हैं लोगों का, इससे हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है खराब भी होता है। आप ज्यादा खाना खा लें तो आपका भी पेट खराब हो सकता है, तो आपको भी हिसाब से खाना चाहिए। सोशल मीडिया का भी अच्छे पहलू भी हैं और गड़बड़ पहलू भी हैं, बेहतर करने के अपने अपने तरीके बेहतर होना चाहिए। दिल्ली में वीएचपी नेता विनोद बंसल ने उत्तम नगर में हत्या की घटना पर कहा कि करुणामय दृश्य था। जिस घर के लोगों का एक जवान बेटा होली के दिन सड़क पर पीट कर मार दिया गया, तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम पीड़ित परिवार के सभी लोगों से मिले, इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई कि उस समय क्या क्या हुआ। एक मुस्लिम महिला जो खुद रंग का काम करती है, उसे रंगों से इतनी घृणा कैसे हो सकती है। एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी का गुब्बारा छिटक गया, उसकी 2 छींटें उन पर लग गई, वे जवान लेने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उन पर गंभीर धाराएं लगाना जरूरी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मुआवजा मिले और उन्हें संरक्षण मिले। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। मतलब करुणाई दृश्य था, उनका जो भावविवल जो चेहरा था और जो हाथ पैरों की जो स्थिति थी, किस तरह से उसके दादा के हाथ टूटा हुआ है, उसकी मां को और पिता को गंभीर चोटें आई हैं और बाकी परिजनों को भी चोटें आई हैं। एक जवान बेटा जिनके घर में से सरेआम रोड पर होली के दिन पीट करके मार दिया गया हो, उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हम परिवार के सभी लोगों से मिले और उस सामुदायिक भवन में मिले जहां खटीक समुदाय का एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के परिसर में मिलकर के उनकी डिटेल में साथ ही चर्चा हुई कि किस तरह से क्या क्या हुआ उसके साथ में। कि पहले तो उस महिला, मुस्लिम महिला जो कि खुद रंग का काम करती है, रंगरेजन है और रंगों के त्योहार होली से इतनी घृणा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा छिड़क गया और उसमें 2 छींटे उनको क्या शरीर पर लग गए, जान पर उतारू हो गए। न सिर्फ घर में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को मारा पीटा, बल्कि बाहर जाते समय उनकी कुंडी बाहर से बंद करके चले गए और षड्यंत्र पूर्वक, उनको पता था कि एक ही बेटा बाहर है और वो तरुण को आता हुआ देख करके उन सारे जिहादियों ने घेर करके उसको मारा, लाठियों से, डंडों से, तलवार से और ऊपर से बचा कुसा जो है ना, एक मोटा सा पत्थर उसकी छाती में डाल दिया गया। इस प्रकार की देश की राजधानी के अंदर नृशंस हत्या बेहद चिंतनीय, निंदनीय और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आंखें खोल देने वाली है। शासन प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अभी आज जो मेरे को यहाँ जाके आके जानकारी मिली कि भाई ठीक है कि कल उसका जो घर का कुछ हिस्सा जिहादियों ने अपने जो इलीगल था उसको तोड़ा गया और 10-15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आखिरकार क्या ये पर्याप्त है, ये बड़ा विचारणीय विषय है। इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में ऐसी सब घटनाओं की एक लंबी सूची, करीब 250 ऐसी घटनाओं की जो कि इस्लामिक जिहादियों ने हमारे त्योहारों पर हिंदुओं के नृशंस हत्याओं के लिए की थी, वो सूची जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी अकेले कुछ वर्षों के अंदर करीब 5 दर्जन से अधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन किसी एक भी घटना में दिल्ली पुलिस उन जिहादियों को फांसी के तख्ते पर लटका पाई हो, नजर नहीं आता। आज हमने ये भी मांग करी है कि पीड़ित परिवारों से मिलकर के मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि अब हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, आपके साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ खड़ा है और अंतिम न्याय तक खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ हमने ये भी चेतावनी दी है उन जिहादियों को कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपकी मानसिकता को सुधारना और आपकी भाषा में जवाब देना समाज को भी आता है। हिंदू समाज को इस काम के लिए मत उकसाइए कि जिस भाषा में आप जो काम आप करते हैं उसी भाषा में हम जवाब दें। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, शासन को भी चौकन्ना रह करके इन जिहादियों के कुकर्मों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आज एक और बात मुझे वहां के पीड़ित परिवार से पता लगी, उस क्षेत्र के अंदर है तो मात्र 20%, लेकिन 80% पर हावी है। इतना टेरर, इतना डर उन लोगों का है कि एक ही जगह के होने के बावजूद भी
एक पड़ोस में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से डरते हैं, आखिर क्यों? और जो कारोबार है उनका, वो इलीगल कारोबार करते हैं। जो रंगाई का जो और उनकी केमिकल वहाँ स्टोरेज करके रखा हुआ है, वो इलीगल केमिकल आखिरकार कैसे देश की राजधानी के अंदर रखा हुआ है, और उस केमिकल का कौन क्या इस्तेमाल, क्या वो परमिशेबल है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे सभी अवैध कर्म कृत्य और अवैध धंधे इनके बंद होने चाहिए और इस तरह के जो उन पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। तरह तरह की वीडियो भी वायरल हो रही है यहाँ की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक फेक वीडियो वायरल करना वो मुसलमान पार्टी और कुछ इस्लामिक जिहादियों के एक षड्यंत्र है। जब तक ये 4-5 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तक सारा पूरा मुसलमान गैंग जो है, चाहे मुसलमान पार्टी हो या तबलीगी जमात के और ये जो जमीयत उलमा हिंद जैसे मौलाना, वो तब तक चुप थे। कल जैसे ही वो इलीगल स्ट्रक्चर का एक कोना क्या टूटा, कुछ जिहादियों की गिरफ्तारी क्या हुई, उनके अंदर भाईचारा नजर आने लग गया, मुसलमानों का उत्पीड़न नजर आने लग गया। उनको शर्म आनी चाहिए। और ये बात में चेतावनी देकर के विश्व हिंदू परिषद कहता है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो हिंदू समाज जब खड़ा हो जाएगा तो फिर आप क्या स्थिति होगी वो आपकी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलती है, इन पर अविलंब विराम लगना चाहिए। इसके लिए हमने एक और मांग करी आज के भी, जितने भी देश के अंदर इस तरह की घटनाएं जो हिंदू त्योहारों पर होती हैं, उन घटनाओं की पृष्ठभूमि की सारी जांच करनी चाहिए। हर राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में एक जांच आयोग बनाए जिसमें इन सब घटनाओं को समग्र रूप से एक बार जांच करके ये पता लगाए आखिरकार ये घटना क्यों हुई, कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे त्योहारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं सुनिश्चित हो पाई। मुझे नहीं लगता कि ये त्योहारों पर हमला करने वाले जिहादियों को किसी को भी आज तक फांसी हुई हो, किसी को भी कोई निर्णायक मोड़ तक उसको सजा मिली हो। इस बात की जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं आखिरकार इनके पीछे, और हिंदू समाज आखिरकार कब तक इन जिहादियों का काल का ग्रास बनता रहेगा और वो अपने त्योहारों को डर डर के मनाएगा। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं के त्योहारों को दबाने, धमकाने और शक्ति प्रदर्शन करने का एक माध्यम इन्होंने बनाया हुआ है। अब समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। शासन प्रशासन को भी जाग जाना चाहिए, नहीं तो समाज, हिंदू समाज अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मजबूर है। इसमें 16 लोग गिरफ्तार किए गए अभी तक में, 8 लोग आज गिरफ्तार हुए, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके ऊपर गंभीर धाराएं वो जरूरी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, उनको संरक्षण मिले और इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति देश के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि हम प्रत्येक हिंदू के साथ खड़े हैं और इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। शासन प्रशासन, देश की सभी कानून पालन करने वाली एजेंसियों को भी इस बात को गंभीरता से इंश्योर करना चाहिए। हाँ जी, देखिए, हम कह रहे हैं कि देखिए, हिंदू समाज चौकन्ना रहे। इन इस्लामिक जिहादियों को पालना पोसना, इनके साथ जो व्यवहार करना बंद करें, क्योंकि ये उत्तम नगर में भी वही हुआ था। 20% लोगों को बसाने का काम, उनको लाने का, उनको नौकरी और उनके व्यवसाय के लिए वो अपने पड़ोस से लेके आए थे, अपने पड़ोस में बसाया, उनको पैसा भी दिया और उनके शादी विवाह में भी उनको सहयोग करती थी परिवार। और ये घटना पहली बार नहीं हुई है, 3-4 बार इस परिवार का, उसी जिहादी परिवार ने इन हिंदुओं के ऊपर हमले किए। आज ही पता लगा कि उस मंदिर का जो प्रधान थे, रामस्वरूप शायद नाम बताया था उन्होंने, उनको 10-12 साल पहले इसी होली के दिन जानलेवा हमला किया था। 18 टाके हैं उनके सिर पर और कई लोग अभी भी लंगड़ा के चल रहे हैं। ये इनका जो पैटर्न है ना, इनको समाज को समझना पड़ेगा और कानून एनफोर्सिंग करने वाली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इस बार को इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं, इनकी पुनरावृत्ति अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला आज। देखिए, समाज अपना अपना रोष प्रकट कर रहा है और आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अभी हिंदू समाज खड़ा हुआ है, जिसके कारण पुलिस को भी इतनी गिरफ्तारियां भी करनी पड़ी, बुलडोजर एक्शन भी लेना पड़ा, लेकिन कोई निर्णायक स्थिति पर पहुंचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ करेगा।
हजारीबाग में आगामी रामनवमी और ईद को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके और मुख्य चौक झंडा चौक के पास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने संभावित आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास करते हुए फायरिंग की और भीड़ को नियंत्रण करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति से पहले ही निपटने की तैयारी करना है। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वे त्योहारों में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडे ने कहा कि त्योहारों से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी के तहत ये मॉक ड्रिल की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने चेतावनी दी कि शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मेरा हर बार जो अपील हम करते हैं कि देखिए हर त्योहार को पूरी धार्मिकता और उत्साह और उल्लास से मनाएं, लेकिन शांतिपूर्वक मनाएं। कहाँ से निकले आज, क्या क्या देखा? अभी हम लोग इंद्रपुरी चौक से झंडा चौक आए हैं और अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं। आगे हम लोग जो पच मंदिर चौक है वहाँ तक भी जाएंगे, बड़ा खड़ा भी जाएंगे, पेलावल वगैरह का भी जो एरिया है छड़वा डैम का उधर भी जाएंगे। तो लगभग सारा एरिया हम लोग कवर करेंगे आज। साथ में जो गर्मी है, क्या संदेश दिया जा रहा है क्योंकि दूसरा मंगला है? देखिए, अब पहली बात तो ये है कि हमारी जो टीम है वो तैयार है, जिस बाकी त्योहारों में भी मैं अपील तो करूंगा कि शांतिपूर्वक अपने अपने त्योहार को लोग मनाएं। बट अगर कोई उपद्रवी हैं और जानबूझ करके शांति व्यवस्था खराब करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का हजारीबाग पुलिस और प्रशासन बहुत क्लियर है इस पॉइंट पे। हम लोग काफी कठोर एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा ये जो मार्च का महीना है ये सभी धर्मों सभी संप्रदायों के लिए पर्व और त्योहार का महीना है। उसी के मद्देनजर प्रशासन ने ये एक मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया था, जिसके तहत ये मैसेज देना था कि अगर किसी भी प्रकार की उपद्रवी भावना से, अगर किसी भी प्रकार की असामाजिक भावना से अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप अगर एक्ट करता है तो कैसे स्थिति में, उस स्थिति में प्रशासन कैसे एक्ट करेगा, इसका एक प्रदर्शन किया गया था। झारखंड राज्य किसान सभा सहित विभिन्न संगठनों की तरफ से विधानसभा के समक्ष महाधरना और रांची में विधानसभा मार्च को लेकर हजारीबाग स्थित पूर्व सांसद कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड के जल, जमीन और जंगल की लूट रोकने, विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, आंचलों में दाखिल खारिज और एलपीसी में हो रही घूसखोरी बंद करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा विस्थापन आयोग के गठन, स्पष्ट विस्थापन नीति लागू करने और उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण रोकने की मांग उठाई गई। बैठक में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि इन जनहित मुद्दों को लेकर रांची के बिरसा चौक से विशाल विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। वहीं स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। सबसे पहली बात है कि इस राज्य में लूट, भ्रष्टाचार और आतंक के खिलाफ जो माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सांसद, पूर्व सांसद हजारीबाग, रविंद्र कुमार जी पूर्व सांसद हजारीबाग के नेतृत्व में पूरे विधानसभा मार्च का घेराव किया जा रहा है। हम झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच उनको समर्थन दे रहे हैं और अभी हम तमाम नौजवानों को खास करके छात्रों से अपील करेंगे कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लें। और आज आप देख रहे हैं कि डिग्री कॉलेज बरकट्ठा सूरजकुंड, डिग्री कॉलेज चंदवारा इस सरकार द्वारा खोला गया है, लेकिन वहां 300 बच्चे हैं, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिलवार पॉलिटेक्निक कॉलेज वहां खोल करके बना हुआ है, लेकिन आज तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, छत गिर रहा है। हम इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी, एजुकेशन जब मजबूत होगा तब हमारा राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए एजुकेशन पर जी बहाली शीघ्र कीजिए, नहीं तो ये जन आंदोलन का बिंगुल फूका गया है। अब पूरे झारखंड में चक्का जाम। 11 मार्च को विधानसभा का घेराव हम लोग 4-5 संगठन, जिला किसान, झारखंड राज्य किसान सभा, झारखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, झारखंड राज्य स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच, खतियानी परिवार के लोग मिल करके करने जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा इसका है आज जो भ्रष्टाचार और लूट है। जहां जिस ऑफिस में चले जाइए लूट ही लूट है। चले जाइए अंचल में एक दाखिल खारिज और ऑनलाइन जमीन चढ़ाने में, एलपीसी लेने में 10,000 रुपये कट्ठा लिया जाता है, तब किया जाता है। इसी तरह से जिस ऑफिस में चले पुलिस अलग लूट रहा है, सब लोग अलग लूट रहा है। जल, जमीन, जंगल लूटी जा रही है।
तमाम पदाधिकारी जानते हैं, और ये सबके नॉलेज में, सबके लोगों को नॉलेज में ये काम हो रहा है। और इसलिए हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है, पूरी तैयारी है। 10,000 से अधिक लोग 11 मार्च को रांची के धरती में जुटेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको आगे भी हम लोग चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक इस सब का निजात नहीं मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।